सॉरी। तो बैठिए, स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स में हम लोग जैसे कि डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस, ऐसे करके पढ़ते हैं सिंपल। तो एक तो बात होता है स्कार्सिटी का, स्कार्स रिसोर्सेस, एक बात होता है एलोकेशन। स्कार्सिटी का क्या मतलब है? लिमिटेड। लिमिटेड मीन्स कम है, इतना नहीं है कि सब जितना चाहे उतना उसका दोहन कर सकते हैं या उसका उतना यूज कर सकता है, मतलब कुछ ना कुछ स्कार्सिटी है रिसोर्सेज का। एलोकेशन का क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर ये स्कार्स नहीं होता, तो अगर लिमिटेड नहीं होता तो हम जितना चाहे उतना एलोकेट कर सकते थे। एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, उतना हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये स्कार्स है, स्कार्सिटी है इसका, लिमिटेड है, इस कारण ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है एलोकेशन का। एलोकेशन में बेसिकली 3 प्रॉब्लम अराइज होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। हम लोग हमेशा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी, 3 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी ऐसे करके पढ़ते आते हैं। तो इसमें क्या एलोकेशन का, एलोकेशन मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास जो रिसोर्सेस है उसको तुम कैसे यूज करना चाहते हो। तो क्या बनाओगे, क्या गुड्स बनाना है तुमको, कंज्यूमर गुड्स बनाना है या इंडस्ट्रियल गुड बनाना, कैपिटल गुड्स जिसको बोलते हैं। दूसरा, कैसे बनाओगे, टेक्निक्स क्या यूज करने वाले हो, प्रोडक्शन का टेक्निक क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में क्या करते हैं, सिर्फ मशीन यूज करते हैं, और लेबर इंटेंसिव में क्या करते हैं, सिर्फ लेबर यूज करते हैं। तो आपको कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इनकम ग्रुप मतलब पुअर लोगों के लिए करना है, रिच लोगों के लिए करना है, किसके लिए करना है, ठीक। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है ये क्यों आया, क्योंकि रिसोर्सेज का स्कार्सिटी है। तो हम इस पे ज्यादा डीप नहीं जा रहे, क्योंकि आप बचपन से इकोनॉमिक्स जब से स्टार्ट किए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो बताने वाला चीज जो था वो ये था कि हाँ, इकोनॉमी का टाइप, इकोनॉमी का टाइप पढ़े हैं। 3 टाइप का इकोनॉमी होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। तीनों का मतलब पता होगा? हाँ। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स डिसाइड करता है। किसका? गवर्नमेंट के पास जो कंट्रोल होता है वो कैपिटलिस्ट नहीं होता, सोशलिस्ट होता है, सोशलिस्ट होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल। और मिक्स इकोनॉमी मतलब बेसिकली हम लोग जो डेफिनेशन पढ़े हैं ना कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस, एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। तो यहां पे स्कार्स रिसोर्सेस और एलोकेशन के बारे में बात कर लिए, उसके बाद बात कर लिए, और इकोनॉमी का टाइप का इकोनॉमी होता है। आखिर ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये किस टाइप्स में पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है मतलब इकोनॉमी है, क्या वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, या क्या वो मिक्स इकोनॉमी है। अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी होगा मतलब इकोनॉमी होगा तो उसका ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन अलग टाइप से होगा। देखो, कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है, जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल का हाथ होता है, प्राइवेट ओनरशिप होता है, यहां पे गवर्नमेंट होता है, और यहां पे मिक्स होता है दोनों का। मिक्स मतलब नाम से पता चलता है। सोच के देखो, अगर वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी इकोनॉमी है मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में अगर सब कुछ दिया गया है कि रिसोर्सेज का आपको कैसे यूटिलाइज करना है, जो तीनों जो मेन जो क्वेश्चंस है वो तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद ही करना है, खुद ही आपको डिसीजन लेना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, और क्यों करना है, किसके लिए करना है। तो क्या लगता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, इकोनॉमी में प्राइवेट इंडिविजुअल क्या चाहेगा, वो तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहेगा, तो वो वही चीज बनाएगा जिसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ठीक है। मतलब जो बेसिक नीड होता है, गवर्नमेंट अगर अपने अंडर में लेता है कंट्रोल, तो गवर्नमेंट क्या करता है, वो वेलफेयर के ऊपर काम करता है। सोशलिस्ट जो पैटर्न होता है ना इकोनॉमी का, उसका मेन फंक्शन क्या है कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और इनका क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो क्या लगता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर सोचेंगे खाली तो वेलफेयर हो सकता है? वेलफेयर तो तब होगा ना जब, जैसे एक मास्क का एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज कीजिए कि मास्क जो अभी हम लोग जो पहनते हैं, यूज करते हैं, सिर्फ 1000 रुपया का कॉस्ट का आता है, सिर्फ बड़ा लोग के लिए, कुछ उसमें टेक्नोलॉजी होता है मास्क के लिए।
और एक जो डिस्पोजेबल जो आता है मास्क वो नहीं आता, तो क्या गरीब से गरीब लोग मास्क पहन पाता, लगा पाता, उसको मास्क यूज कर नहीं कर पाता? इससे क्या होता? सोसाइटी में जो कोरोना का जो लहर था वो रुकता नहीं रुकता? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का खूबी देखें तो खूबी भी कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और कमी है तो कमी भी है। तो दोनों को दूर करने के लिए बीच का रास्ता अपनाने के लिए हम लोग क्या किए, एक मिक्स इकोनॉमी भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे इंडिया में क्या है, दोनों कॉम्बिनेशन है। हम लोग ना तो ज्यादा कैपिटलिस्ट है 100%, ना ही 100% सोशलिस्ट। अब इसमें देखिए खूबी क्या है, खूबी ये है कि सोशलिस्ट वाला जो होता है वो क्या करता है कि गवर्नमेंट सारा सारा अपने हाथ में ले लेता है अधिकार कि क्या करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है। अब सोच के देखिए, अगर ये अपने अधिकार में लेगा गवर्नमेंट, तो ये तो सिर्फ वेलफेयर के बारे में सोचेगा। तो ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि जितना भी लोग है उसमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करना चाहेगा। वेलफेयर सोसाइटी कैसे होगा, कोई ऊंचा ना रहे कोई नीचा ना रहे, सब इक्वल रहे। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा इनकम का, मतलब सैलरी हो सकता है इक्वल देना पड़ जाए, लैंड अगर किसी पास ज्यादा है तो उसको बराबर बराबर बांटा जाए। और ये हुआ भी था रसिया में, ये पैटर्न जो आया है ये रसिया में आया था, ठीक है, रसिया में। तो वहां पे क्या हुआ कि सारा लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया सबको, बोला कि किसी के पास ज्यादा नहीं रहेगा, किसी के पास कम नहीं रहेगा, इक्वल रहेगा। सैलरी भी बोला गया कि हम लोग फिक्स कर देते हैं कि पर डे अगर 400 है तो 400 ही रहेगा सबके लिए। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि शुरू में तो पूरा सोसाइटी ठीक चल रहा था, सोशलिस्ट इकोनॉमी ठीक चल रहा था, रसिया ठीक चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो कमी था वो धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ। क्या हुआ कि जब लोगों के पास, सोच के देखो कि 400 रुपए तुमको बोल दिए कि देंगे तो देंगे, और तुमको बोल दिए कि इनकम तुमको 400 मिलना है, ठीक है, चाहे तुम ज्यादा करो या कम करो। उसके बाद तुमको बोल दिए कि लैंड तुम्हारे पास नहीं है तो हम तुमको लैंड भी दे रहे हैं। इससे हुआ क्या कि नया चीज करने का जो मोटिवेशन है, एक्स्ट्रा करने का जो मोटिवेशन है वो खत्म हो गया। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो आगे बढ़ा, जैसे अमेरिका हो, जितना भी यूरोपियन तुम्हारा देश हो, जर्मनी हो, इटली हो, जो भी, ये लोग आगे बढ़ा तो क्यों बढ़ा? क्योंकि ये लोग प्राइवेट इंडिविजुअल को उतना अधिकार दिया कि आप लोग जाइए और अपने हिसाब से फ्री मार्केट कर दिया, आपको जो प्रोडक्शन करना कीजिए, आपको जितना सेल करना कीजिए। इससे हुआ क्या कि उन लोग को एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिला, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने का, एक्स्ट्रा इन्वेंशन करने का। अब सोच के देखिए इस सोसाइटी में क्या हुआ, इस इकोनॉमी में आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा है, आपको करिए चाहे नहीं करिए उतना तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। दूसरी बात, आपको जमीन जायदाद जो भी दिया गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, इसके कारण आप एक्स्ट्रा करना चाहिएगा। आदमी कंफर्ट जोन में कब जाता है, जब उसको सब मिल जाता है। अब यहाँ पे इन लोगों को सब मिल गया। दूसरी बात, इन लोगों को एक्स्ट्रा भी देने का कुछ मतलब होता है ना कि इंसेंटिव नहीं था कि एक्स्ट्रा क्यों करें, हम ओवर टाइम क्यों करे जाए। जैसे ऑफिस में नहीं देखते ओवर टाइम क्यों करता है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है। अगर सैलरी मान लीजिए 500 है तो चलो 600 देंगे, तभी तो ओवर टाइम करेगा ना। तो एक्स्ट्रा इंसेंटिव कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं मिलने के कारण ये पैटर्न जो है, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है, ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं डूब गया। और आज रसिया क्या हाल है, उसका इकोनॉमी इतना बुरा हाल में कि उसको दूसरा इन्वेट करना पड़ा है, हड़पना पड़ रहा है यूक्रेन को। क्यों हड़प रहा है? क्योंकि यहाँ पे अब उसका जो यंग जनरेशन जो था, यंग यूथ जो था, पब्लिक जो था, जो भी उसका क्या बोलते हैं पॉपुलेशन था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि एजेड हो जा रहा है। अब उनके पास काम करने का इंसेंटिव भी नहीं रहा। अब जब वो काम करने का इंसेंटिव नहीं रहेगा तो क्या लगता है, किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा, एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन होगा, जीडीपी ग्रो करेगा नहीं करेगा, सारा का खेला यही से। तो इसीलिए अब अमेरिका और जितना भी यूरोपियन कंट्री है, बोलो क्या है, सबसे आगे। अभी चाइना भी बहुत को बोलता है कि कम्युनिस्ट है, दिस दैट, लेकिन चाइना भी क्या किया 1980 के बाद, वो भी यही अपनाया कैपिटलिस्ट। भले दिखता है सोशलिस्ट कम्युनिस्ट, लेकिन वो अपनाया कैपिटलिस्ट को, सब कुछ दे दिया प्राइवेट हाथों में। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है जो कि एडम स्मिथ का नाम सुने होंगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये एक बुक लिखे थे एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशन, पूरा बुक का नाम है, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ नेशन नाम का बुक लिख लीजिए, उसको भी, इनका बुक था, इसको मिटाएं, कभी कभार पूछ लेता है उनका बुक का नाम। तो एन इंक्वायरी इनटू दी वेल्थ ऑफ नेशन। बहुत को इसको सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशन बोल के छोड़ देते हैं, पूरा बुक का नाम ये है, इंक्वायरी इनटू दी वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें ये क्या बोला एडम स्मिथ कि इकोनॉमी को ना, एक फ्रेंच वर्ड है लेजिस्फेयर, फ्रेंच वर्ड है, ठीक। हम लोग हो सकता है कि इंग्लिश टाइप से उच्चारण करें, लेकिन वहां पे कुछ और लेजिस्फेयर भी बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग को ये जाना है लेजिस्फेयर होता क्या। ये होता है
ये बोलता है लेट द मार्केट फ्री, मार्केट फ्री। क्या बोलता है कि मार्केट को छोड़ दो फ्री। यहां पे फ्री का मतलब क्या हुआ? फ्री का मतलब ये हुआ कि ना तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ना ही यहाँ पे प्राइवेट करेगा, कोई नहीं करेगा, छोड़ दो इसको फ्री। और फ्री छोड़ने का मतलब क्या हुआ? फ्री छोड़ने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कुछ इनविजिबल हैंड, ये इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट भी यही दिया था, इसको पूछा हुआ है, इसको भी ये कर लो, लिख लो। इनविजिबल हैंड क्या होता है? ये बोला कि मार्केट को फ्री छोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ इनविजिबल हैंड आएगा। हैंड मतलब क्या हुआ? कोई इस पे हाथ है किसी का, कहने मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई फैक्टर है इसमें जो कि इनविजिबल है, दिखेगा नहीं, और ये आके इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में हमेशा रखेगा। हमेशा क्या करेगा? इक्विलिब्रियम में रखेगा। मतलब सिंपल, सोच के देखिए, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, जहां पे दोनों कटता है, जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होता है? जहां पे डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉमन पॉइंट, यहां से मार्केट पैसा है। सोच के देखिए कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये कैसे आया? कुछ डिमांड हो रहा था, कुछ सप्लाई हो रहा था, ठीक है। डिमांड क्या हो रहा था कि कंज्यूमर इस प्राइस को देने के लिए रेडी था, इतना क्वांटिटी के लिए, और सेलर भी इतना क्वांटिटी के लिए इतना प्राइस में सेल करने के लिए रेडी था। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि सप्लाई डिमांड पे डिपेंड कर रहा है या डिमांड सप्लाई पे। मतलब कस्टमर यहां पे, अगर सपोज कीजिए कि कोई भी मार्केट है, वो मार्केट क्यों है? क्योंकि वहां पे दो लोग आके मिला, कस्टमर और सेलर। नीड किसका था? पहला नीड इसका था, कस्टमर का। कस्टमर का नीड को फुलफिल करने के लिए सेलर आए। तो सोच के देखिए कि अगर ये बोल रहा है कि हम 15 देंगे, पूरा का पूरा जितना भी पॉपुलेशन है सब बोल रहा है हम 15 रुपया देने के लिए रेडी है, तो ये क्या चाहेगा? 15 या 15 से नीचे में बेचे, तभी तो इसका सेल होगा ना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ना तो गवर्नमेंट आ रहा है बीच में बोलने की आप प्राइस इतना कीजिए, ना तो कोई एक्स्ट्रा चीज अदर चीज आ रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई, उसी को बोलते हैं इनविजिबल हैंड। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। और डिमांड सप्लाई के कारण एक टाइम में दोनों आगे कहां मिल रहा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे किसी का इंटरवेंशन हुआ? नहीं हुआ। आप प्रोडक्शन कीजिए, ठीक है, आपको प्रोडक्शन करना है, कीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए आप 100 केजी कर दिए और डिमांड है 50 केजी का, तो 50 केजी ही बिकेगा, और बाकी जो 50 केजी होगा वो क्या होगा? जाहिर बात है बर्बाद होगा। तो जैसे ही बर्बाद होगा, प्रोडक्शन अगला बार से जो सेलर होगा वो क्या चाहेगा? एक्स्ट्रा नहीं करे, वो अपने आप कम कर देगा। यहाँ पे किसी का इंटरवेंशन की जरूरत है? नहीं है। लेकिन मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? कैपिटलिस्ट, ये तो कैपिटलिस्ट का बात कर रहा था ना, ये एडम स्मिथ बात किया था। और एडम स्मिथ ये बात क्यों किया था? क्योंकि इंग्लैंड में जब ये लिखा था 1860 के आसपास में ये बुक, इंग्लैंड में तब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, सुने हिस्ट्री पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, औद्योगिक क्रांति ये इस टाइम में आ चुका था। अब उसको पता था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तभी आगे बढ़ेगा या तभी डेवलप करेगा देश जब यहाँ पे कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा। कंज्यूमरिज्म मतलब ज्यादा ज्यादा एक्स्ट्रा परचेज करना। अभी क्या है? अभी की सोसाइटी क्या है? उसी पर आधारित है। हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा ज्यादा खरीदना चाहते हैं और हम लोग को सेटिस्फेक्शन उसी से मिलता है। जितना ज्यादा हम लोग खरीदते हैं हम लोग का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। तो ये क्या बोला था अपना बुक के थ्रू? ये इंग्लैंड का ही था, और इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो ये अपना बुक में हर वो मतलब तर्क रखना चाहा जिससे कि लोग क्या करें, इस चीज को, इस मॉडल को अपनाएं। और इस मॉडल को जितना लोग अपनाएगा, कैपिटलिस्ट सोसाइटी या इकोनॉमी जितना ज्यादा बनेगा, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। अब प्रोडक्शन कर रहा था कौन? इंग्लैंड। दुनिया का आधा से ज्यादा देश, सब में इसका राज था। अफ्रीका से लेके इंडिया से लेके सब इसी का राज था। पूरा रिसोर्सेज ऐडता था, इंडिया से ले जाता था और ले जाकर वहां प्रोडक्शन करता था, और फिर यहीं पे मार्केट बेचता था। तो इसका तो सब हर तरह से देखा जाए तो विन विन सिचुएशन था। इसीलिए इस बात को बोला, ठीक है। और ये बताना चाहा कि आप मार्केट को फ्री छोड़ दीजिए। मार्केट को अगर आप फ्री छोड़ते हैं तो क्या होगा? अपने आप डिमांड एंड सप्लाई उसको न्यूट्रल करके और एक प्राइस में, इक्विलिब्रियम प्राइस में पहुंचा देगा। या तो ठीक है, ये तो है कैपिटलिस्ट का बात। इसमें हमको दो चीज बताना था, मेन चीज। एक तो एडम स्मिथ का बात, उसका बुक, उसका इनविजिबल हैंड का जो कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक चीज और बताना था कि हाँ, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, 3 प्रॉब्लम्स, जो कि व्हाट, हाउ, वो बता दिए। और क्या बताना था इसमें? हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है तो, कुछ समझ नहीं आया या कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को माइंड में होगा, जो लग रहा हो कि ऐसा हम लोग पढ़े हैं, तो बता सकते हैं। अभी तक हम जितना बताया सब पढ़ के आए, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बता रहा। अब यहां देखिए, इकोनॉमिक्स को हम लोग पढ़ेंगे कैसे। अभी जस्ट बात की हम लोग, एक कस्टमर और दूसरा सेलर।
वो दोनों जहां पे मिलेगा वहीं से फिर स्टार्ट होगा इकोनॉमी का जो भी एक्टिविटी है। कस्टमर आएगा अपना नीड लेके और इधर से प्रोड्यूसर आएगा अपना डिमांड सप्लाई लेके कि तुम्हारा नीड को हम फुलफिल करें। तो दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं इसको, एक पढ़ते हैं कस्टमर की तरफ से, एक पढ़ते हैं सेलर की तरफ से। कस्टमर की तरफ से हम लोग पढ़ते हैं तो कस्टमर क्या करेगा, डिमांड करेगा। तो पहला चैप्टर डिमांड पढ़ते हैं। अगर ये डिमांड करती है सप्लाई करेगा, यानी कि प्रोड्यूसर के साइड से फिर सप्लाई हम पढ़ेंगे। ये पढ़ लिए, डिमांड पढ़े है ना। डिमांड के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, अगर तुम कुछ डिमांड कर रहे हो तो सिर्फ ऐसा नहीं ना कि हम सिर्फ अगर बोले कि हमको इतना जरूरत है और हम मेरे पास उतना पैसा ही नहीं, औकात ही नहीं है, तो क्या हम खरीद सकते हैं, नहीं कर सकते। यानी कि डिमांड में हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, बजट, प्राइस, बजट के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम मतलब थोड़ा बड़ा पिक्चर बता रहे हैं, इसमें फिर धीरे धीरे अंदर जाएंगे तो और भी चीज आएगा। इसके अलावा ये तो क्या बजट, अब ये तो क्या बजट की हम इतना क्या खरीद सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात, अब खरीदेंगे तो क्यों खरीदेंगे, उससे कुछ यूटिलिटी भी तो मिलना चाहिए, कुछ सेटिस्फैक्शन भी तो मिलना चाहिए, तभी तो खरीदेंगे ना। तो यहाँ फिर यूटिलिटी कॉन्सेप्ट आएगा, यूटिलिटी आ गया। इसके बाद इसमें कभी कभी हम लोग अभी जस्ट पढ़े ना कि दो मतलब रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, तो हम लोग का प्रॉब्लम आता है चॉइस का कि किसको खरीदे और किसको नहीं खरीदे। तो इस तरह का जब भी चॉइस आएगा तो यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व होगा। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, सेटिस्फैक्शन लेवल आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स या 3 गुड्स जो भी बनाएंगे उस कॉम्बिनेशन में आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे। अगर सेलर के साइड से देखें तो सेलर भी सप्लाई कैसे करेगा, उसको कुछ डिमांड मिला तो सप्लाई किया, उसके बाद उसका भी क्या होगा, उसका भी बजट बनाएगा, कितना कॉस्ट रखा जाए, इसका कॉस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद इसका रेवेन्यू मॉडल पढ़ेंगे। समझिए, सप्लाई कब करेगा, प्रोडक्शन करके ना, तो प्रोडक्शन करेगा तो उसका कुछ कॉस्ट लगेगा, उसके बाद जब सेल करेगा तो कुछ रेवेन्यू आएगा। ठीक है, इसका भी कुछ इंडिफरेंस का वगैरह होगा सेम टू सेम। प्लस अब ये दोनों एक्टिविटी होने के बाद ये इकोनॉमी में सेलर बायर चल रहा है। इस एक्टिविटी के बाद लास्ट में क्या होगा, एक मार्केट होगा जहां पे इधर सेलर होगा इधर बायर होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग ये सब पढ़ने के बाद लास्ट में क्या पढ़ेंगे, मार्केट। और मार्केट में फिर पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ मार्केट, कितना तरह का मार्केट होता है। और हर मार्केट हम लोग क्या कोशिश करेंगे डिराइव करने का कंक्लूजन कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही तो मेन है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि आपका जो अभी बस ऐसे लिख दे रहा है, जहां पे आपका सपोज 2 गुड्स है या 3 गुड्स, जितना भी गुड्स है, अगर सारा का सारा गुड्स का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस लिख दिया, एक्स है, वाई है और एम है। जहां पे मनी का जो यूटिलिटी है, मतलब जितना पैसा दे रहे हैं उसके बराबर आपको यूटिलिटी अगर डिराइव हो गया, मतलब आप इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ गए। ठीक है, तो हर पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम देखेंगे कि हाँ, तो हम लोग अभी कस्टमर के साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का सिलेबस में सप्लाई से कुछ ज्यादा उतना बोला नहीं गया, थोड़ा बहुत हम बताएंगे। तो सप्लाई डिमांड पढ़ने में सप्लाई सेम है। ठीक है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, उसमें जो बताना होगा एक्स्ट्रा हम बता देंगे। तो ये हम लोग का इकोनॉमिक्स का मोटा मोटी सिलेबस हो गया। बेटा अब एक चीज बताइए, अगर किसी इकोनॉमी में चॉइस का प्रॉब्लम है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब स्कार्सिटी मान लीजिए किसी चीज का, तो वो क्या चाहेगा, वो एक रैशनल आदमी, ठीक है, रैशनल आदमी वो क्या चाहेगा कि हर चीज, हर रिसोर्सेज जो हम खर्च करें उससे हमको मैक्सिमम बेनिफिट हो, क्योंकि हर चीज क्या रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर कोई चीज लिमिटेड है मतलब क्या चाहिए, हम देखभाल के खर्चा करते हैं ना, हम लोग जब होता है ना पर्स में पैसा कम होता है तो हम लोग एक एक रुपया जो खर्च करते हैं बहुत सोच समझ करते हैं। तो उसी तरह से कस्टमर भी क्या चाहेगा कि हर एक रिसोर्स को, जहां रिसोर्स मतलब क्या, कस्टमर के लिए उसका पैसा ही रिसोर्स है,
है ना। और प्रोड्यूसर के लिए उसका रिसोर्स अलग, रॉ मटेरियल वगैरह जो भी होगा उसका, लाइन बिल्डिंग। तो रिसोर्सेज का हम लोग क्या चाहेंगे कि उसका रीजनेबल खर्च जो करे उसका एक अच्छे तरह से देख के करे खर्च, कि हाँ लॉजिकल जहां पर लग रहा है वहां। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि हम जो कॉस्ट लगा रहे हैं और मेरा जो बेनिफिट हो रहा है, कॉस्ट और बेनिफिट कम से कम इक्वल होना चाहिए, कम तो नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो जाए तो बढ़िया, अगर बेनिफिट ज्यादा है, ये कम है तब तो बढ़िया है, लेकिन कम से कम इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पे मार्जिनल वर्ड सुने, ये मार्जिनल वर्ड हर जगह आता है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, हर जगह। ये मार्जिनल का मतलब क्या है सर? 1 एडिशनल यूनिट से जो चेंज होता है। अभी तक अगर हम लोग बात करते आ रहे थे, ये डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, या सपोज डेल्टा ए है और डेल्टा बी है, इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन ए, चेंज इन बी, है ना, डेल्टा चेंज। तो चेंज कैसे निकालते थे हम लोग? सपोज A2 माइनस A1, यही करते थे। मार्जिनल का मतलब यही होता है, चेंज। समझिए, मार्जिनल मतलब जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन करेंगे, एक्स्ट्रा जो कंजम्पशन करेंगे मार्जिनल, उसका जो डिफरेंस होगा। जैसे अगर मान लीजिए हम पहले 10 कंजम्पशन करते थे, अब 12 हो गया, तो मार्जिन कितना हुआ? 2। तो जब भी हम लोग मार्जिन वर्ड बोलेंगे, मार्जिनल मार्जिनल मार्जिनल, तो मतलब चेंज का बात करेंगे। और जब चेंज का बात करें मतलब क्या? स्लोप का बात करेंगे। शुरू दिन से ही क्लियर रखिएगा इस चीज को कि जब भी चेंज का बात करेंगे तो चेंज मतलब क्या? मार्जिनल। और मार्जिनल मतलब क्या? स्लोप। स्लोप बोलेंगे तो डीवाई बाई डीएक्स याद आ जाएगा। तो धीरे धीरे आएगा आगे भी, लेकिन ये समझ में आ जाना चाहिए कि मार्जिनल का मतलब। अब मार्जिनल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? सोच के देखिए, अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर ये आगे का जो नंबर है उसको बढ़ा कौन रहा है? यही तो बढ़ा रहा है ना। दो चीज, अगर किसी चीज को हम ऐसे लिखें कि mu इजिकल टू टीयू, इसका मतलब क्या? मार्जिनल यूटिलिटी है ना। अगर सबमिशन कर दे मार्जिनल यूटिलिटी का तो टोटल यूटिलिटी के बराबर आएगा, बोल सकते हैं कैसे? देखिए, ये जो एक्स्ट्रा जो बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा जितना भी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, इसी के रीजन देखिए, ये क्या हो गया? अगर यहाँ पे 10 ले ले, 10 क्या होगा? यूटिलिटी 0। अगर बोले तो आज यूटिलिटी इतना था, यहाँ स्टार्ट किया था कंजम्पशन करना, तो आज का यूटिलिटी ये था। ठीक है, उसके बाद जैसे एक्स्ट्रा कंजम्पशन 1 2 3 ऐसे करते जाएंगे, मान लीजिए मार्जिनल 1 2 3 4 ऐसे करके चल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एडिशन होते जा रहा है एक एक करके। इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपको सपोज कहीं जाना है, जैसे यहाँ से घर से कॉलेज आना है, तो घर से कॉलेज आपको पड़ता है मान लीजिए 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर तो आप अचानक से नहीं पहुंचे होंगे, आप एक एक किलोमीटर तय किए होंगे। तो टोटल किलोमीटर हो गया 20 और मार्जिनल हो गया जो एक एक 2-2 किलोमीटर जो भी आप चले होंगे, या जहां पे सपोज स्टॉपेज हुआ होगा, उसको अगर हम माने कि आप पहला 2 किलोमीटर रुके होंगे, फिर 3 किलोमीटर रुके होंगे, फिर 4, इसी को मार्जिन जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो अगर सबको जोड़ दे, टोटल जो किलोमीटर आप जहां जहां रुके हैं सबको जोड़ दे और आप कॉलेज अगर पहुंच गए, तो टोटल किलोमीटर आप पहुंच गए ना। एडिशन करके देख लीजिएगा तो हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, मतलब वो जब आते जाएगा, लेकिन पहले से क्लियर इसलिए कर रहे हैं ताकि शुरू दिन से क्लियर रहेगा तो आपको बताने में लगे कि हाँ ठीक है, जल्दी समझ में आ रहा है। तो मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्यों आया? मार्जिन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि स्कार्सिटी है, और स्कार्सिटी है तो हम हमेशा क्या चाहेंगे? एक्स्ट्रा जो हम खर्च करेंगे ना, जो भी पैसा, उससे हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। और एक्स्ट्रा बेनिफिट कब पता चलेगा? जब हम एक्स्ट्रा मार्जिन निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मार्जिनल जब तक हम कैलकुलेट नहीं करेंगे कि हम कितना 10 से 12 हुआ, तो 2 कंजम्पशन किए, तो 2 कंजम्पशन करने के कारण मेरा यूटिलिटी कितना? अगर पहले 12 था तो अब 14 होना चाहिए, कम से कम 2 बढ़ाना चाहिए। अगर ये हम मार्जिन क्यों निकाले, समझ में आ गया? मार्जिन इसलिए निकाले ताकि हमको जो एक्स्ट्रा जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं 1 रुपया, उससे हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, बस उसको जानने के लिए हम मार्जिनल हर बार पढ़ते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब आते हैं, शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, डिमांड। इसको एनालिसिस बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग को डिमांड एनालिसिस ही पढ़ना है और यही क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। यहां तक ठीक है? आप लोग क्लास में तो हम ये पढ़ा चुके थे, लेकिन आज फिर से याद आ जाएगा। डिमांड, सबसे पहले डिमांड फंक्शन, इसके बाद डिमांड
शेड्यूल और ये हो गया डिमांड कर्व। डिमांड कर्व यही है, हाँ डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ते हैं। अब बताइए एक चीज, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये क्या है? लीनियर है। ये लीनियर इक्वेशन से आया होगा, किसी न किसी लीनियर इक्वेशन के थ्रू ये आया होगा। अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से घुमा दे, इसका मतलब क्या हुआ? कर्व। एक तो लीनियर लाइन होगा या तो कर्व होगा। ग्राफ दो ही टाइप का पढ़ते हैं हम लोग। अगर ये इस तरह से कोई लाइन कर्व बनेगा तो कर्व का क्या होता है? इक्वेशन हमेशा याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन जो होता है वो होता है a प्लस बी एक्स, और जब वो कर्व होता है ना तो x का स्क्वायर हो जाएगा या क्यूब हो जाएगा, मतलब पावर 1 नहीं रहेगा। अगर पावर 1 है मतलब वो लीनियर, पावर 1 था इसीलिए लीनियर था, ठीक है। और हम लोग बचपन में लीनियर इक्वेशन पढ़े भी हैं। शुरुआती में सबसे पहला इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते थे यही पढ़ते थे, लीनियर इक्वेशन, पावर 1 ही होता था, फिर धीरे धीरे पावर 2 पावर 3 पढ़ते गए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे वही बचपन का 6th क्लास का मैथ्स को, बेसिक मैथ्स को पढ़ना है। यहाँ पे x क्या होता है शुरू दिन से बताते आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट फैक्टर और y डिपेंडेंट फैक्टर। कभी भी कोई भी ग्राफ बनेगा ना वहां पे दो एक्सिस हमेशा बनता है। ये पढ़े यहां पे इस तरफ क्या होता है? सब पॉजिटिव नंबर होता है, इधर नेगेटिव होता है, ऊपर में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है ना। आप सोच के देखिए कि डिमांड नेगेटिव हो सकता है? -2 केजी खाएंगे, हो सकता है? -2 केजी कैसे खाएंगे? हो ही नहीं सकता है। या तो 0 होगा मतलब डिमांड कुछ भी नहीं होगा, या तो डिमांड कुछ होगा प्लस में। तो आप सोच के देखिए, तो इसमें इस लाइन को पढ़ने की जरूरत है हमको, इसको पढ़ने की जरूरत है हमको, तो बचा क्या? प्लस प्लस, यानी कि ये ग्राफ इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y। ये तो ये ग्राफ का बात। अब इसमें हम बोले कि जो इक्वेशन बना है ना वो इक्वेशन ये है a प्लस बी एक्स। इसमें x क्या है? इंडिपेंडेंट फैक्टर है, और y क्या है? डिपेंडेंट फैक्टर। अब सोच के देखिए, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशनशिप। डिमांड क्या पढ़ते हैं? प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशनशिप। तो प्राइस और क्वांटिटी में दोनों में कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है? मतलब किसके कारण कौन चेंज हो रहा है, यही ना हुआ। कारण क्या है और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है। तो कारण क्या है यहाँ पे? प्राइस चेंज होने के कारण क्वांटिटी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स में क्या लिखना चाहिए हमको? प्राइस, और वाई में क्या लिखेंगे? क्वांटिटी। लेकिन कन्वेंशन है, सबको यूज करता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना, एक्स में खाली डिमांड में क्वांटिटी लेते हैं और वाई में प्राइस लेते हैं। ये मान्यता है, सब कोई लेता है, हम लोग को इसी लेना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर इसका लॉजिक पूछेगा तो बता नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इसके बाद जितना भी ग्राफ बनेगा ना, सारा का सारा ग्राफ में आप हमेशा यही देखिएगा कि एक्स कहाँ है, एक्स यहाँ है। तो एक्स क्या देखिएगा? इंडिपेंडेंट फैक्टर। अगर जो भी होगा इंडिपेंडेंट फैक्टर उसको ले लेंगे यहाँ पे, और डिपेंडेंट को ले लेंगे यहाँ पे। जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे, सेल्स के बढ़ने के कारण ईबीआईटी बढ़ या घट रहा था, तो सेल्स के यहाँ ले रहे थे, ठीक है। हम लोग क्या होता है ना, ग्राफ देखते हैं डर जाते हैं, समझ में आता है ग्राफ में हो क्या रहा है। तो ग्राफ को पकड़ने का ये तरीका है कि हमेशा अगर देखिएगा यहाँ पे हमेशा इंडिपेंडेंट होगा और यहाँ पे डिपेंडेंट फैक्टर होगा, ठीक है। यहाँ तक अभी हम tan थीटा cos थीटा नहीं जा रहे हैं, नहीं तो उधर से भी समझा सकते हैं, और इसका लॉजिक उधर से ही आएगा क्योंकि मैथ्स है ना। बचपन में पढ़े होंगे, इधर पोल रहता था, अब फिर इधर इसका लंबाई निकालते थे, याद आ रहा है? तो निकालते हम लोग हमेशा जो है वो क्या निकालते थे? इसी को निकालते थे। कभी कभार वो दिया रहता था, इधर का निकालते थे। हाइपर क्या तुम लोग बोलता है इंग्लिश में, हम लोग तो हिंदी में पढ़े। ये हो गया। अब बी क्या होता है? स्लोप। और ए क्या होता है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, इंटरसेप्ट का मतलब सबसे पहले ये कि जहां पे चलिए इसको पूरा बता दें, जहां पे भी कोई लाइन एक्स और वाई दोनों एक्सिस में, सपोज कीजिए यहां पे कोई लाइन कटा, यहां से कोई लाइन आ रहा था ना, और ये लाइन इसको छू के निकल गया, मतलब इसको काटा,
इंटरसेप्ट किया, और अगर कोई लाइन इसको काटा, मान लो यहाँ पे ऐसे करके, यानी कि यहाँ काटा तो ये इंटरसेप्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट क्योंकि ये वाई में काटा, और इसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट क्योंकि ये एक्स में काटा। देखो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, अगर ये अगर 50 है, ये है तुम्हारा क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ है प्राइस। अगर इस पॉइंट में तुमको पूछे कि ये वाला पॉइंट बताओ, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते थे, किसी भी ग्राफ में जो पॉइंट होता था एक्स और वाई को बताता है, हर पॉइंट में एक्स वाई बताता था, याद होगा। तो अगर यहाँ पे तुमको पूछे एक्स और वाई तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स 50 है, और वाई 0 है ना। देखिए इस लाइन में वाई क्या है, 0, यानी कि ये हो गया एक्स, सॉरी हाँ एक्स इंटरसेप्ट, और यहाँ पे है वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे क्या होगा, इसको ले लेते हैं 40, 0 एक्स तो 0 होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या है, 0 है, और वाई 40 है। समझिए, अगर मान के चलिए आपको ये दो इंटरसेप्ट दे दिया गया है, आप निकाल लिए हैं ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट, तो आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा तो एक लाइन नहीं बन जाएगा, यानी कि ये डिमांड ग्राफ ऐसे बना होगा। दो इंटरसेप्ट निकाले होंगे और दो इंटरसेप्ट में हम दोनों को जोड़े होंगे तो क्या बना होगा, एक लाइन बना होगा, और जिसको हम लोग डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है, यहां तक। अब एक और चीज, ये क्या बताता है, क्वांटिटी और ये प्राइस। यहां पे क्वांटिटी 50 है और प्राइस 0 है, और यहां पे क्वांटिटी 0 है और प्राइस 40 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो इसको एक्सप्लेन कैसे कीजिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी चीज का प्राइस मैक्सिमम 40 रुपए कर दिया जाए तो डिमांड गिर के 0 हो जाएगा। ठीक है, मार्केट में किसी चीज का अगर डिमांड हमको 0 करना है, अगर मान लो हम टूथपेस्ट बेचे तो टूथपेस्ट का डिमांड हमको अगर 0 करना है, नील कुछ भी नहीं, तो उसका प्राइस बढ़ाना होगा, लेकिन कहां तक बढ़ाएंगे, 40 रुपया तक। इसका मतलब ये नहीं हुआ 40 रुपया वह प्राइस है जहां पे डिमांड क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, और यहाँ यानी कि किसी चीज को मुफ्त में बांटे तो भी ज्यादा ज्यादा अगर खरीदेगा तो 50 खरीदेगा, 50 ज्यादा नहीं खरीदेगा। इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो, कॉमर्स का स्टूडेंट, ताकि उससे कुछ डिसीजन ले सके। इससे क्या डिसीजन ले सकते हैं, इससे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि अगर कल को हम किसी चीज का दाम गिराए भी ना तो कितना तक गिराना चाहिए, और बढ़ाए तो कितना तक बढ़ाना चाहिए, और अगर गिराएंगे तो कितना, क्योंकि हम लोग अभी तक क्या पढ़े कि अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, यही पढ़े। लेकिन यार कितना तक गिराएंगे और कितना तक गिरेगा, क्वांटिटी या बढ़ेगा, वो भी तो जानना जरूरी है। इससे पता चल गया ना कि अगर प्राइस को तुम गिराते गिराते एक टाइम अगर फ्री में भी कर दोगे ना तो भी 50,000 तुमको बेचने वाला मतलब खरीदने वाला नहीं आएगा। तो फिर अगर खरीदने वाला 50 से ज्यादा नहीं आएगा तो उतना प्रोडक्शन करने की जरूरत है, सोच के देखो। यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग को डिसाइड कर सके ना, डिसीजन ले सके। और क्यों डिसीजन ले सके, ताकि मेरा कॉस्ट बचे। अननेसेसरी जो रिसोर्सेस है वो तो लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड रिसोर्सेस को अननेसेसरी खर्च क्यों करने जाए। अब सोच के देखो, तो ये आदमी जिसका ये ग्राफ होगा, मान लो ये टूथपेस्ट का ग्राफ है डिमांड का, अगर इसका 100 यूनिट का अगर ये प्रोडक्शन कर दिया, सोचो तो कितना बुरा किया ये अपने साथ। 50 एक तो पड़ा रहेगा, अब प्लस वो जो बाकी 50 है उसको बेचने के लिए इसको 0 करना होगा, यानी कि मुफ्त बांटना होगा, तो पूरा ही लॉस है इसका। इसको इसीलिए हम लोग को पढ़ाया जाता है कि आप डिमांड कर पढ़िए और उसका इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है वो भी जानिए। ठीक, अब इंटरसेप्ट का मतलब तो हम जान गए। आप सोच के देखिए, हमको ये ग्राफ नहीं दिया हुआ, ठीक, ये ग्राफ नहीं दिया हुआ, हमको ग्राफ अपने से बनाना है। कैसे बनाएंगे, दो इंटरसेप्ट निकालेंगे, दोनों इंटरसेप्ट को कनेक्ट करते हुए एक लाइन खींच देंगे, बन जाएगा। तो ये जो डिमांड फंक्शन है ये क्या है, यही है वो इक्वेशन, ये इक्वेशन है डिमांड फंक्शन। और ये इक्वेशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि क्वांटिटी ऑफ एक्स डिपेंड करता है किस पे, प्राइस पे, इनकम पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे, और वाई मतलब ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है। एक्स अगर मान के चलिए यहाँ कार है तो यहाँ पे वाई क्या होगा, पेट्रोल होगा। वाई मतलब क्या हुआ, एक्स अगर कार है तो वाई कुछ और होगा और इसी से रिलेटेड होगा। अगर कार है तो यहाँ पेट्रोल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका और इसका क्या रिलेशन है, कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अभी हम सब क्लियर करेंगे, रुकिए ना। आप खाली ये बताइए ना कि ये पेट्रोल है और ये कार है, ये पेट्रोल का प्राइस है और ये क्वांटिटी है कार का, दोनों में अंतर है।
चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, दिमाग थोड़ा दौड़ाइएगा। कार, पेट्रोल, ठीक, दोनों का हम क्या किए, क्वांटिटी लिए, ठीक, कार का और पेट्रोल का। अगर कार का क्वांटिटी बढ़ेगा तो पेट्रोल का क्वांटिटी घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, क्या बोले? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सर विदाउट तो ये बढ़ेगा। और अगर हम पूछे कि इसका प्राइस और इसका क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, तो सर अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो इसका पेट्रोल का डिमांड घट जाएगा, यानी इनवर्स रिलेशनशिप होगा। एक चीज बताइए, सोचिए कि अभी क्वांटिटी में यहाँ पे, ठीक, सोच के देखिए कि कार का डिमांड बढ़ा था, तो कार का डिमांड क्यों बढ़ा होगा? जरूर इसका प्राइस कम हुआ होगा। सोच के देखिए, यस सर, इसका प्राइस कम हुआ होगा तभी तो इसका डिमांड बढ़ा होगा ना। और जैसे इसका प्राइस कम हुआ इसका डिमांड बढ़ा, और इसका डिमांड कैसा, इसका डिमांड बढ़ गया। सोचिए, अब हम क्या करें कि यहाँ पे इसको हटा दें तो बचा क्या, और इसको भी हटा दें तो बचा क्या? यानी कि प्राइस और क्वांटिटी में ये नीचे जा रहा था, ये ऊपर जा रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। और ये कैसा गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव। क्वांटिटी क्वांटिटी बोले तो डायरेक्ट। हम लोग का दिमाग हमेशा चलता है ना क्वांटिटी क्वांटिटी में, क्योंकि हम लोग क्या डिमांड प्राप्त करें ना, और डिमांड क्वांटिटी में होता है। तो हम लोग का दिमाग जैसे चलता है, हम लोग सोचते हैं कि अरे प्राइस और इसका पेट्रोल का क्या, सॉरी कार का और इसका पेट्रोल का क्या रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों क्या है, साथ में बढ़ेगा। अगर कार लेंगे तो पेट्रोल का दाम क्वांटिटी बढ़ेगा, दोनों का डिमांड बढ़ेगा। लेकिन हम लोग उस टाइम जब पूछता है कि प्राइस और क्वांटिटी क्या रिलेशनशिप है, तो हम लोग फिर वहां पे चुक जाते हैं कि आंसर कैसे करें। हालांकि सबको रट लगता है कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन उसका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक हम बता दें। लॉजिक क्या है, समझ गए कि इसका अगर डिमांड बढ़ा होगा तो क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि इसका प्राइस गिरा होगा, और जैसे इसका प्राइस गिरा होगा इसका डिमांड बढ़ा और इसका भी डिमांड बढ़ गया। तो अगर आपको पूछे कि प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशनशिप है दोनों का, तो बोलना है ये इनडायरेक्ट। और अगर बोल दे कि क्वांटिटी क्वांटिटी में क्या रिलेशनशिप है, तो डायरेक्ट, क्योंकि दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। कार ले जाएगा तो पेट्रोल से के बिना चलेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे टी कॉफी, टी कॉफी, अब इन दोनों का क्वांटिटी क्वांटिटी में क्या रिलेशन है? अगर चाय पिएंगे ज्यादा तो कॉफी को कम करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों तो पिएंगे नहीं भाई, एक ही पिएंगे ना। इसका ज्यादा क्यों पिए होंगे? क्योंकि इसका प्राइस गिरा होगा। देखिए, अब इसको मिटा देते तो मतलब प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, हुआ ना। देखिए, लेकिन क्वांटिटी क्वांटिटी क्या हुआ? इनडायरेक्ट। कंफ्यूज मत होइएगा, बस समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये लॉजिकल भी है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो क्वांटिटी में तो डायरेक्ट होगा ही, क्योंकि कार पेट्रोल साथ में लेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि अलग अलग, मतलब कार लिए तो पेट्रोल नहीं लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन प्राइस और क्वांटिटी जब बोल देगा तब वहां पे सोचना है। तो पहले जब भी दिमाग में लगाइएगा ना एग्जाम में, तो पहले हो सके तो क्वांटिटी की साइड से सोचिएगा, क्योंकि वो ज्यादा लॉजिकल है कि चाय का अगर ज्यादा सेवन कर रहे हैं, ज्यादा चाय पी रहे हैं, तो जाहिर बात है कॉफी कम पिएंगे। कॉम्प्लीमेंट ये क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना। चाय के साथ कॉफी को क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसके बदले में हम लोग दूसरा चीज पी रहे हैं। तो जैसे इसका क्वांटिटी अगर बढ़ाएंगे तो इसका घटाएंगे, क्योंकि दोनों तो पिएंगे नहीं। और इसका अगर बढ़ाए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका बढ़ाए इसका घटाएं, तो क्वांटिटी में क्या रिलेशनशिप, उल्टा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में उल्टा होता है रिलेशनशिप, क्योंकि हम लोग दोनों को नहीं पी सकते हैं, चाय भी पिएंगे और कॉफी भी नहीं पी सकते हैं। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा को कम करना होगा, ठीक है। और जब बोलेगा प्राइस टू क्वांटिटी रिलेशनशिप, तो बस कर देगा डायरेक्ट। रखना है रख लीजिए, और लॉजिक लगाना लॉजिक लगा लीजिए, ठीक है। तो हम लोग कहां थे? हाँ, तो ये बना रहे थे क्या, ये फंक्शन था। डिमांड फंक्शन क्या होता है, किस चीज का फंक्शन? जैसे हम लोग का बॉडी का फंक्शन अगर पूछ दे कि क्या है आपका बॉडी का फंक्शन क्या है, तो बॉडी का फंक्शन क्या है? जो हम लोग का आंख है, इससे हम लोग देख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं। तो अगर किसी चीज का फंक्शन मतलब क्या होता है, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? फंक्शन मतलब यही हुआ, हमारा बॉडी किन किन चीजों पर। अगर आंख नहीं रहेगा तो बॉडी ठीक से नहीं काम करेगा, देख नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। मुंह नहीं रहेगा तो बोलेंगे नहीं, मतलब इसका फिर क्या, बेकार हो जाएगा, विकलांग हो जाएंगे फिर। मतलब हैंडीकैप होना कमी नहीं बोल रहे, लेकिन एक तरह से यही ना होगा,
इस सब चीज पे डिपेंड करता है हमारा बॉडी का अगर प्रॉपर फंक्शनिंग देखा जाए तो इसे भी डिपेंड करता है, सारा का सारी चीज अच्छा होना चाहिए। सेम उसी तरह से अगर हम फंक्शन बोल रहे हैं डिमांड का, तो डिमांड किन किन चीजों डिपेंड करता है, आखिर डिमांड इफेक्ट किन किन चीजों से होता है, प्राइस के कारण, खुद का प्राइस, यस सर, खुद का प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स है यहाँ पे। अब एक्स और वाई लिखेंगे तो समझ जाएगा कि अगर यहाँ पे लिखे हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स और यहाँ लिखे प्राइस ऑफ एक्स, मतलब सेम उसी गुड्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब लिखेंगे प्राइस ऑफ वाई, इसका मतलब क्या बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बात करेंगे, सब्स्टिट्यूट मतलब रिलेटेड गुड्स बोलेंगे। अब वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि सब्स्टिट्यूट होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे अभी जो पता है कि दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग रिलेशनशिप यहां तक देख रहे हैं क्या, प्राइस एंड क्वांटिटी का। सर ध्यान दीजिए, अभी हम लोग जो रिलेशनशिप देख रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी की देख रहे हैं, क्वांटिटी क्वांटिटी की नहीं देख रहे हैं यहां तक, ठीक है। थोड़ा सा इसको नंबर में बदलते हैं। सोचिए कि क्वांटिटी ऑफ एक्स दिया हुआ है, कोई इंटरसेप्ट होगा a प्लस बी एक्स, इसी फॉर्म में होगा ना कोई इक्वेशन। यहां पे प्लस दे दिए हम 5px, यहां पे प्लस दे दिए हम 4i, i फॉर इनकम है, यहां पे 5 4 3 py। यहां पे अब बता सकते हैं कि ये माइनस का साइन जो दिए है, इस साइन से बता सकते हैं कि ये कौन सा गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर यहाँ माइनस दिए हैं, अगर यहाँ प्लस देते तो क्या होता, अगर माइनस दिए तो क्या होगा। किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे जो साइन होता है ना, ये बताता है कि इसका इसके साथ क्या रिलेशनशिप। अगर मान के चलिए इसको यहाँ पे हम प्लस लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ, सोच के देखिए, 100 है और यहाँ 5 इंटू px को 1 लेते हैं, कितना आएगा 105, 100 से 105 हो गया ना, बढ़ गया। यहाँ पे प्लस इसीलिए बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस के बढ़ने के कारण क्वांटिटी बढ़ गया। प्राइस हम क्या किया था 1 रुपया, अब 2 कर देते हैं, कितना होगा 110, बढ़ा ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस के बढ़ने के कारण क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट। यानी कि कैसे पता चला, प्लस का साइन से, किसी के आगे किसी भी नंबर का अगर प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा तो इससे समझ जाना है कि उसके बढ़ने से उसका क्या रिलेशनशिप है। अगर प्लस है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव अगर साइन माइनस का साइन है तो मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो यहां पर हमको क्या लिखना चाहिए, माइनस या प्लस, माइनस, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अभी लॉ ऑफ डिमांड ये सब नहीं अभी हुआ है, लेकिन मोटा मोटी सबको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में ये हो गया -5, यहां पे ये माइनस का क्या मतलब है, ये माइनस का नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप है। और कौन सा गुड्स होता है जिसका रिलेशनशिप इनवर्स होता है, सब्स्टिट्यूट। सोचिए। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, अभी क्या जस्ट बताया था ना कि सब्स्टिट्यूट में क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, क्वांटिटी क्वांटिटी क्या होता है, तो प्राइस और क्वांटिटी उसका उल्टा कर देंगे तो इनवर्स हो जाएगा ना। यानी कि यहां पर अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। हम ये पूछना चाह रहे खाली ना कि अगर एग्जाम ये इक्वेशन दे दे और यहाँ पे खाली ये साइन लिख दे माइनस का, अब पूछ दे कि यहाँ जो पी वाई है ये किस टाइप का गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री है कि सब्स्टिट्यूट है कि नॉर्मल है कि क्या है, तो इस साइन से खाली क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही इसका देखिएगा माइनस का साइन है मतलब दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, और नेगेटिव रिलेशनशिप कब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है। या तो रट लीजिए या तो घर जाके एक बार समझिएगा जो हम बोले हैं सेम टू सेम, नहीं होगा तो वीडियो देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं प्लस, इसका मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, बैठाने में टाइम लगेगा। क्वांटिटी टू क्वांटिटी अगर देखिएगा ना तो कॉम्प्लीमेंट्री में सुनने में ही लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों बढ़ेगा ना जी, तो उसका उल्टा कर देंगे। और सब्स्टिट्यूट में सुनने में ही लगता है कि एक को छोड़ रहे हैं एक को ले रहे हैं, मतलब उल्टा ले रहे हैं, तो उल्टा अगर वो उल्टा है तो वो उसका इनवर्स कर देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे बैठाना है बैठा लीजिएगा। अच्छा, हाँ, अब देखिए इस इक्वेशन में आई ले लीजिए 10 और पी वाई ले लीजिए 15, और इसको सॉल्व करके एक बार बताइए तो, नहीं दिख रहा है, आई को 10 ले लेना है
और पी वाई को 15 ले लेना। आज हम लोग इंटरसेप्ट निकाल के और इस ग्राफ को पुट करेंगे, फिर अगले दिन से पीएक्स, हाँ इक्वेशन तब ना बनेगा, डिमांड फंक्शन बना रहे ना। बी और सी सेक्शन में पढ़ा चुके हैं इसीलिए सब। सोच रहे होंगे आप लोग कि इकोनॉमिक्स में मैथ्स आ रहा है, फाइनेंस में तो आ ही रहा था। (185 minus 5px) सबका गया ना। ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ एक्स। क्यू क्या है? एक्स है कि वाई है? एक्स है कि वाई है? क्यू एक्स और वाई लिखते हैं ना यहाँ पे, तो इसमें क्यू क्या है? सॉरी क्यू एक्स क्या है? एक्स है। हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि हम एक्स जब बोले हैं तो हम इंडिपेंडेंट फैक्टर बोले। अब एक्स में क्यू लीजिएगा कि पी लीजिएगा कि क्या लीजिएगा हमको नहीं पता, लेकिन एक्स हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये यूनिवर्सल है ना। यहाँ पे एक्स का मतलब हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। अब एक्स में आप क्या ले रहे हैं नहीं पता, हो सकता है कि आप डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या बोले लेना चाहिए था यहाँ पे क्या प्राइस, लेकिन लिया क्या क्वांटिटी, तो उसका गलती है ना, वो अपने हिसाब से रूल तोड़ा है, लेकिन रूल तो यही है। तो रूल के हिसाब से एक्स क्या है? हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। रूल के हिसाब से ये हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। और वाई क्या होगा? हमेशा डिपेंडेंट ना होगा। एक्स इंडिपेंडेंट होगा, वाई डिपेंडेंट होगा। तो आप सोच के देखिए तो ये क्या है? एक्स कि वाई? क्यू एक्स क्या है? ये तो वाई है ना। हम बोलना चाह रहे हैं ना कि हम बोलना चाह रहे हैं कि किसी चीज का इक्वेशन जो होता है वो y इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी एक्स, ठीक। और यहां पर हम क्या लिए? क्यू एक्स को यहां पे लिए। अब हमको इसको बनाना है y के हिसाब से, तो y के हिसाब से y में क्या है? प्राइस है। तो हम इसको अगर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स बोले तो ये सही होगा, क्योंकि ये कहां लिए हम लोग? नीचे लिए है। जबकि हम लोग को इक्वेशन कैसे फॉर्म करना था? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहां से क्या लेना चाहिए था हमको? प्राइस। तो इसको अब हमको चेंज करना होगा प्राइस के हिसाब से। सोचिए ये इक्वेशन जो है qx जो है ये कहां आया है? यहां पे, ठीक, यहां पे। और ये देखा जाए तो है इंडिपेंडेंट फैक्टर y, सॉरी डिपेंडेंट फैक्टर y। तो हम लोग बोल सकते हैं कि y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि यहां y में हम लोग क्या ले लिए हैं? प्राइस को। बात समझ रहे हैं? मिक्स नहीं करना है किसी चीज को, समझ लीजिए। एक्स हम क्या बोले यहां पे? खाली हम बोल रहे हैं कि एक्स हमेशा हमेशा क्या होता है? इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्योंकि ये लोग उल्टा ले लिया तो इसीलिए हमको ये बोलना पड़ रहा है बार बार, ताकि आप लोग आगे जाके कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। इस इक्वेशन में खाली क्या करना है आपको? y को लेना है क्या? प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स। तो प्राइस ऑफ एक्स के हिसाब से अगर इसको तोड़ेंगे तो इसी को तोड़ के हमको एक इक्वेशन निकाल बताइए तो। समझे क्या बोल रहे हैं हम? यहाँ पे क्यूएक्स है ना, अब यहाँ पे पीएक्स लाइए, क्योंकि पीएक्स क्या है? यहाँ वाई है। वाई क्या है? पीएक्स है, तो हमको इसको यहां लाना होगा ना। समझे? कितना? 30। ये इधर आएगा तो सोचिए, देखिए ये इधर आएगा तो प्लस होगा 5px, उसके बाद 185, और ये उधर जाएगा ऐसे होगा। उसके बाद 5 क्या है? यहाँ पे इंटू है तो इधर जाके डिवाइड होगा, यहाँ पे एक बार डिवाइड होगा, एक बार यहाँ डिवाइड होगा ना। इक्वेशन तो ऐसे सॉल्व करते थे। अब इसको तोड़िएगा तो क्या होगा? 37 और इधर क्या होगा? माइनस 1/5 QX, यही होगा। अब हुआ ये इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स का, हुआ ना। y में क्या लिया था? प्राइस। अब इस इक्वेशन में आपको अगर हम पूछे कि दोनों इक्वेशन का QX इज इक्वल टू कितना आया था? 185 माइनस
5 px ना, ये आया था ना। इन दोनों में इंटरसेप्ट कौन है? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है ना, तो इंटरसेप्ट a है, तो यहां पे इंटरसेप्ट ये है और यहां पे इंटरसेप्ट ये है। तो हम लोग क्या बोले थे कि ग्राफ को हमको बनाने के लिए दो इंटरसेप्ट चाहिए, एक चाहिए y, एक चाहिए x। तो यहां पे ये क्या है? x इंटरसेप्ट, q इंटरसेप्ट यहां आएगा qx का, और y px है, तो px का इंटरसेप्ट यहां आएगा, यानी कि 37 यहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे 37। और 37 वो प्राइस है जहां पे क्या हो रहा है? क्वांटिटी जीरो ना हो रहा है, मैक्सिमम प्राइस यही है। आप यहां पे 37 पुट करके देखिए, यहां पे जीरो आएगा, पुट करके देखिए। आ रहा है ना सर? ठीक है यहां तक, और इसको भी यहां पुट कीजिएगा तो ये जीरो आ जाएगा, पक्का आएगा। कैलकुलेट कर आएगा ही, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि ये वो प्राइस है जहां पे प्राइस जीरो हो रहा है। और ये करके देखिएगा घर में जाके, अपने से मत मान लीजिएगा। ये 37 हो गया, और ये क्या है? दो इंटरसेप्ट मिल गया, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन गया? डिमांड कर। पहले हम लोग डिमांड फंक्शन बनाए, डिमांड फंक्शन ये था इक्वेशन। उसके बाद फिर क्या किया हम लोग? डिमांड कर बनाए। अभी डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इस इक्वेशन में px को 10, 20, 30 लीजिए तो, और क्वांटिटी कुछ आएगा, निकालिए इस इक्वेशन में। सबको ही आ रहा है। अब इसमें आप गौर कीजिए कि जब आप प्राइस को जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं 10, 20, 30, तो क्वांटिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है? गिरते जा रहा है। देखिए इसी को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल क्या होता है? किसी चीज को हम लोग चार्ट मतलब ऐसे एक डायग्राम में लिखते हैं, जब भी टेबल में लिखते हैं टेबलर फॉर्म में, ये क्या है? शेड्यूल बनता है। डिमांड शेड्यूल जब भी बोलेगा तो प्राइस क्वांटिटी का रिलेशनशिप दिखाया जाता है डिमांड शेड्यूल में, और हम लोग यही दिखा रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप। जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी इतना, प्राइस 20 हुआ तो इतना। ठीक है, यहां तक लिख लीजिएगा। ये हो गया डिमांड फंक्शन, ये हो गया डिमांड शेड्यूल, और ये हो गया डिमांड कर। फिर निकाल लिए। हम ये बोले कि आप क्या किए, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल में कितना क्वांटिटी होगा वो निकाल लिए। ये टेबुलर फॉर्म निकला ना, टेबल टाइप से 1, 2, 3 करके। तो इस तरह का शेड्यूल जब भी हम लोग बनाते हैं इसी तरह बनाते हैं, इसीलिए इसको बोल रहे हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक, और डिमांड शेड्यूल क्या बता रहा है? प्राइस क्वांटिटी में रिलेशनशिप। इसका मेन काम अभी आएगा जो कि हम बताने वाले हैं बेटा। 3 चीज बता दिए, ऑनलाइन में समझ में आ रहा है नहीं तो सुनाई दे रहा है जी? यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ। अब देखिए इक्वेशन क्या था शुरू में? 100 माइनस 5px प्लस 4i 3p है ना, यही था। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर लिए थे? i में 10 और p बाई 15। अब क्या कीजिए, 10 को चेंज करके 20 कर दीजिए, और बाकी किसी को चेंज मत कीजिए, बाकी सब सेम रहेगा।
हाँ, हम ये बोले कि आई को 10 लिए थे ना पिछला बार, अब 10 मत लीजिए, अब 20 ले लीजिए, बढ़ा दीजिए, इनकम बढ़ गया। क्या आया, ये क्या आया, क्यू एक्स है ना, तो क्या वाई में है ये y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, नहीं है, क्योंकि ये तो x में होता है ना, तो इसको y में बदलने के लिए हमको यहाँ पे px निकालना होगा, तो px निकालिए, उसको इधर इधर उधर करना है, बेसिकली इंटरसेप्ट निकालने के लिए वो करना पड़ रहा है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट कैसे आएगा, ये तो x इंटरसेप्ट आ गया, अब y इंटरसेप्ट निकालिए, तो px निकालने के लिए क्या करना, उसको इधर कीजिएगा, क्या आ रहा है, -1/px, गुड, px नहीं qx आएगा, qx बोले थे क्या, कान में, दो इंटरसेप्ट आ गया। अब गौर कीजिए पिछला वाला जो इंटरसेप्ट था वो आया था कितना 37 और ये इंटरसेप्ट खाली बताइए, पिछला वाला यही था ना, ये था qx और ये था px, और इस बार कितना आ रहा है qx 225, इंटरसेप्ट खाली पूछ रहे हैं, इंटरसेप्ट यही होता है ना, यहाँ पे 225 यहाँ पे आया कहीं, और ये x क्या है 45, रिलेशन चेंज, ग्राफ चेंज मतलब रिलेशन चेंज, सोच के देखिए, पहले इस एरिया में था जो भी हो रहा था, इसी एरिया में कुछ भी हो रहा था, अब क्या हो रहा है, अब एरिया चेंज हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हुआ ना, देखिए तो ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो कर्व था, ये मतलब ये डिमांड कर्व था, ये राइट साइड मूव कर गया, राइट लेफ्ट वर्ड को बहुत अच्छे समझिएगा, है ना, क्वेश्चन में लैंग्वेज में फंसाता है, क्या बोलेगा बता रहे, जैसे बोलेगा कि राइटवर्ड शिफ्ट या बोलेगा कि इंक्रीज इन डिमांड, दोनों सेम है, कैसे, अगर यहां क्या जीरो है, अगर ये लेफ्ट साइड आता मतलब जीरो की तरफ आता, कोई चीज जीरो की तरफ आना मतलब डिक्रीज होना, और कोई चीज अगर राइट साइड गया है तो जीरो से उधर आगे गया यानी कि इंक्रीज होना, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड क्यों बोल रहे हैं, सोचिए, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब पहले यहां पर मान लीजिए 10 रुपया था तो हम कंजम्पशन करते थे 50, अब 10 ही रुपया में हम कंजम्पशन कर रहे हैं 100, देखिए ग्राफ का मतलब यही हुआ जी, 10 रुपये हम पहले करते थे 50, अब डिमांड कर रहे 100, तो डिमांड इंक्रीज किया है, और होना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि औकात बढ़ गया, हमारा इनकम 10 रुपए कमाते थे, अब हम 20 रुपए कमाने लगे हैं, तो जैसे ही हम लोग का इनकम बढ़ता है, हम लोग अब 50 केजी में नहीं रहेंगे, अब हम लोग 100 केजी में रहेंगे, अब ज्यादा डिमांड करेंगे, तो इसीलिए हम लोग को शुरुआती दिनों से पढ़ाया जाता था डिमांड में कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सेटस पेरिबस जिसको बोलते हैं, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट जब बोला, इसका मतलब क्या, सिर्फ प्राइस के चेंज होने के कारण क्वांटिटी में चेंज होता था, लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं, प्राइस अदर देन फैक्टर, जो प्राइस के कारण जो अदर फैक्टर है उसको चेंज किया ना, यहां क्या हो रहा है, इनकम चेंज हो गया, प्राइस चेंज नहीं हुआ है, इनकम चेंज हो गया, और जब अदर थिंग्स के कारण जब चेंज होता है तो फिर डिमांड क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। अब एक चीज और, अगर इनकम घट जाता तो डिमांड क्या होता, लेफ्ट साइड आ जाता, मतलब अदर फैक्टर्स के कारण, अदर फैक्टर्स मतलब इनकम है और प्राइस से रिलेटेड गुड्स है, अगर अदर फैक्टर के कारण कुछ भी चेंज होगा तो क्या होगा, डिमांड का रिलेशनशिप चेंज होगा, गौर कीजिए, अदर थिंग्स मतलब इनकम बढ़ गया, डिमांड का कर्व भी शिफ्ट कर गया, रिलेशनशिप चेंज हुआ ना, देखिए पहले रिलेशनशिप क्या था, यहीं पे
185 और ये क्या था 5 माइनस 5px था और ये 37 माइनस 1/5px था। अब क्या हो गया रिलेशनशिप चेंज, कर्व चेंज, इंटरसेप्ट चेंज, और जैसे ही इंटरसेप्ट चेंज होगा तो जाहिर बात है कर्व तो शिफ्ट करेगा। ये कर्व में क्या होगा इंटरसेप्ट बढ़ गया ना 185 से 225 हो गया। तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। रिलेशनशिप मतलब क्या जो ओरिजिनल इक्वेशन था अब वो नहीं रहा तो रिलेशनशिप चेंज हो गया ना। अब सोच के देखिए ऐसा भी कंडीशन जहां पर रिलेशनशिप चेंज नहीं हो रहा है तो कब रिलेशनशिप चेंज नहीं होगा जब सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने के कारण क्वांटिटी में चेंज होगा। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर यहां पे हम लेंगे जिससे कि ये इक्वेशन सेम का सेम रहे, सिर्फ प्राइस, अदर थिंग्स को चेंज करेंगे तब तो फिर ये फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन हम अगर सिर्फ प्राइस को अगर चेंज करें, सिर्फ इसी को चेंज करें तो रिलेशनशिप चेंज होगा नहीं होगा। ये तो इसी तरह दिखेगा ना 225 माइनस 5px, क्योंकि इसको कितना भी चेंज करते जाए ये रिलेशनशिप तो यही है ओरिजिनल। और जो अभी आप लोग क्या किए थे, अभी आप लोग एक बार लिए थे 10, एक बार लिए थे 20, एक बार लिए 30, तो क्या होगा 31 135 85 और 40 कुछ था 35 जो भी था। यहां क्या हो रहा था, यहां पे रिलेशनशिप चेंज नहीं हो रहा था, यहां पे प्राइस के चेंज होने के कारण क्वांटिटी में चेंज हो रहा था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे चेंज इन डिमांड नहीं बोल रहे हैं, यहां पे चेंज इन डिमांड नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलते बताते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए इक्वेशन से बाहर अब आता है ग्राफ। हम ग्राफ का अब क्या करेंगे ना रेफरेंस लेंगे बार बार और हम मान के चलेंगे कि आप लोग कॉपी देख रहे हैं या नहीं तो याद हो गया होगा। ठीक, ये शुरू वाला ग्राफ का रिलेशनशिप था। ठीक, पहला इक्वेशन यही था, ये इक्वेशन था। इसमें आप प्राइस को जब 10 ले रहे थे तो कितना आ रहा था 1 क्वांटिटी 135 आ रहा था ना। रुकिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं, जितना आ रहा था बताइएगा, हमको याद थोड़ी है। बताइए 10 रुपया में 135, उसके बाद 20 में 85, उसके बाद 35। क्या हो रहा है, क्या आप इस ग्राफ के बाहर जा रहे हैं? नहीं ना, आपका प्राइस मूवमेंट हो रहा है, प्राइस मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड, और आपका जो क्वांटिटी है ये इधर आ रहा है। देखिए इधर आ रहा है। कभी भी किसी भी चीज का क्वांटिटी में अगर सिर्फ प्राइस के चेंज होने के कारण अगर क्वांटिटी चेंज हो रहा है तो क्या ओरिजिनल जो इक्वेशन था ये चेंज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जब हम इसमें अदर फैक्टर्स को चेंज किए यानी कि इनकम को चेंज किए तो क्या हुआ, अब ये रिलेशनशिप चेंज होकर 225 माइनस 5px ये हो गया और ये इससे ज्यादा हो गया, तो ये कर्व क्या हुआ पूरा शिफ्ट कर गया। अब उस कर्व में इस कर्व में जब हम px लेंगे तो उसके हिसाब से फिर क्वांटिटी आएगा। अगर यहीं पे 10 20 और 30 ले लें तो क्या होगा इसमें 75 और 100 125 और 75 होगा, 75 होगा ना, ये होगा। यानी कि इसको अगर हम इसी में शिफ्ट करके जो एक और ग्राफ बनाए थे अगर यहां ले ले तो क्या होगा, अब इसी प्राइस में पहले 135 था अब 175 हो जाएगा। फिर इसी मतलब हम बोलना ही चाह रहे हैं ना कि चाहे कोई भी इक्वेशन हो अगर सिर्फ प्राइस के चेंज होने के कारण अगर क्वांटिटी चेंज होगा तो क्या होगा, अगर इस ग्राफ में तो इसी ग्राफ के अंदर होगा और इस इक्वेशन में यानी कि इस ग्राफ में तो इसी ग्राफ होगा, मतलब मूवमेंट अलोंग द कर्व होगा। इसी कर्व में हो रहा है ना मूवमेंट, इस कर्व से बाहर तो नहीं जा रहा है। तो जब बोले मूवमेंट अलोंग द कर्व, ये वर्ड याद रखिए मूवमेंट अलोंग द कर्व, और जब बोले इंक्रीज इन डिमांड इसका मतलब क्या हुआ, मूवमेंट अलोंग द कर्व का मतलब हुआ कि आपका रिलेशनशिप चेंज नहीं हुआ है, उसी कर्व में आप घूम रहे हैं। और जब बोले कि इंक्रीज इन डिमांड मतलब अब रिलेशनशिप चेंज हो गया। अब देखिए ना यहां क्या हुआ 175 हो गया, इंक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि आपका रिलेशनशिप चेंज हो गया। ध्यान दीजिए इसको, बार बार बोल रहा हूं। अभी देखिए, अब सोच के देखिए, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल, इस लाइन में अगर क्वांटिटी है तो क्वांटिटी यहां पे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कोई भी चीज
अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो क्या होता है, पहले 10 था अब 20 हुआ फिर 30 हुआ, इसको बोलते हैं इंक्रीज या डिक्रीज। यानी कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना कोई चीज, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो होता है इंक्रीज या डिक्रीज। लेकिन जब वो हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लाइन जब होता है, या वर्टिकल है ना खड़ा लाइन, तो जब वर्टिकल लाइन होता है तो वहां पर कोई चीज इंक्रीज या डिक्रीज, जैसे हम लोग हाइट, हम लोग कैसे बढ़े, ऐसे भागे, इधर फैल गए इधर फैल गए, या लोग ऊपर भागे, सिंपल हम लोग हाइट इंक्रीज किया। लेकिन अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल भाग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जैसे रबर, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, यही होगा। कोई चीज अगर सीधा लाइन में है, अगर इस लाइन में है तो क्या होगा, या तो वो बढ़ेगा एक्सटेंशन होगा, या तो फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब इंक्रीज और डिक्रीज और एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सुनने में सेम लगता है, बस अंतर ये है कि अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो फिर वो एक्सटेंशन होगा, इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज होने के लिए उसको वर्टिकल होना होगा। अब एक चीज सोच के देखिए, यहाँ पे इस केस में इसको इंक्रीज बोल सकते हैं, प्राइस के गिरने से क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो क्या इसको इंक्रीज बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे। दो वर्ड है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बस उसको समझना है क्या कि क्वांटिटी कहां पे है, क्योंकि यहां पे हालांकि क्वांटिटी ना बढ़ रहा है घट रहा है। अगर यहां पे इंक्रीज हो रहा था तो इंक्रीज क्या हो रहा था, डिमांड इंक्रीज कर रहा था, और यहां पे इंक्रीज करना बनता है क्योंकि सब क्या हो रहा था, शिफ्ट करते जा रहे थे ऊपर, 175 हो गया 180 हो गया, मतलब सब इंक्रीज करते जा रहा था। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पे डिमांड इसी लाइन में है, और इसी लाइन में कभी यहां तक जा रहा है फिर वापस यहां तक आ रहा है, तो एक्सटेंशन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जब पूछेगा कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है तो वो होता है अलोंग द कर्व, तो ये स्टेटमेंट हो गया सही, क्योंकि ये इसी कर्व में हो रहा है ना। लेकिन जब बोलेगा इंक्रीज इन डिमांड मतलब शिफ्ट इन डिमांड, ये क्या हो रहा है, ये डिमांड कर यहां से शिफ्ट कर गया ना, और कैसा शिफ्ट है, राइटवर्ड शिफ्ट है। और अगर यही बोल दे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो डिक्रीज इन डिमांड। कुछ समझ में अगर नहीं गया है तो कुछ कुछ लाइन लिख लीजिए इसको कि डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड, इसका दोनों का मतलब होता है, डिक्रीज लिखे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, शिफ्ट वर्ड याद रखिएगा, और यहां पे राइटवर्ड शिफ्ट। आसान भेजेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा है। और इधर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। जब एक्सटेंशन होगा तो क्या होगा, मूवमेंट अलोंग द कर्व, क्योंकि यहां पे रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, यहां पे रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, और ये अदर फैक्टर्स के कारण हो रहा है, और ये सिर्फ उसी का प्राइस के कारण हो रहा है। चाहे एक्सटेंशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, मूवमेंट उसी कर्व में होगा, उसी कर्व के ऊपर नीचे घूम रहा है ना, समझ आ गया ना। क्योंकि सुनने में एक्सटेंशन और इंक्रीज सेम लग रहा है, इसीलिए इतना बोलना पड़ रहा है, और ये छोटा सा डिफरेंस है एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में। यहां पर ठीक है सबको, लिख लीजिएगा। यहाँ पे रिलेशनशिप चेंज हो रहा है ना, और यहाँ पे मतलब ड्यू टू चेंज इन रिलेशनशिप, और यहाँ पे लिख लीजिएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस बस, और वहां पे रिलेशनशिप अदर देन प्राइस हुआ। कहां पे, ये मूवमेंट अलोंग द कर्व, कर्व के ऊपर नीचे ही घूम रहा है ना, अलोंग द कर्व, मतलब अगर ये रोड है तो इसी रोड में चल रहा है गाड़ी, बस ऐसे समझिए। एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज और डिक्रीज, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आज का। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना है, उसको बता के लास्ट करते खत्म, बेटा। अब यहां से आप लोग निकल जाइएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन में जाइएगा, लास्ट में ऐसा चीज बताने वाला है, हो सकता है सबको नहीं हो। ये डिमांड था 37 और कितना था 1, और एक था 2, 25, 45, ठीक।
ये क्या है? सप्लाई, ये सब है डिमांड, ये दोनों डिमांड। डिमांड सप्लाई जहां कटता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइस। सपोज 10 रुपया। अब जैसे ही इनकम बढ़ गया तो क्या हुआ? डिमांड शिफ्ट कर गया, और जब शिफ्ट किया तो कहीं पे कट किया सप्लाई को, और ये प्राइस इससे ऊपर है, समझिए 20 कर देते हैं। क्या हुआ? नहीं, सप्लाई तो चल रहा है, सप्लाई तो दे बनाने में चल रहा है, शिफ्ट कर गया ना डिमांड, तो सप्लाई भी बढ़ा दिया, वो तो चल ही रहा है। लेकिन नया जो पॉइंट आया वो पॉइंट कहां आया? 10 ऊपर आया ना। देखो यहां पे अगर आपको पूछे कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ तो क्या बताइएगा? पहला घटना क्या हुआ? डिमांड बढ़ा, उसके बाद प्राइस बढ़ा। अभी तो क्या पढ़ रहे थे? प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, मतलब डिमांड में असर होगा। लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं? डिमांड के कारण प्राइस इंफेक्ट हो रहा है। सिंपल। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि प्राइस में अगर बढ़ रहा था तो क्वांटिटी गिर रहा था, और ऐसे बढ़ रहा था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब डिमांड बढ़ गया तो प्राइस भी बढ़ गया, या यही हो रहा है? तो फिर ये गलत था, है? देखिए वही हो रहा है जी। पहले जो डिमांड था सर लेकिन पहले वाले में तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट था ना, वो कोई चीज चेंज नहीं हो रहा था, बट इसमें तो चेंज हो रहा है। हाँ बता रहे। देखो यहां पे हो क्या रहा है, कभी भी क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट पूछेगा, अब बोलेगा कि क्वांटिटी के चेंज होने के कारण प्राइस चेंज हो रहा है, स्टेटमेंट दे देगा कि क्वांटिटी अगर बढ़ गया तो प्राइस भी बढ़ गया, तो मत सोचना कि लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जा रहा है। कभी भी देखना है कि पहला कॉज क्या, ठीक? हर चीज का कारण होता है। अगर कारण प्राइस है तब तो लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। रिलेशनशिप को प्राइस एंड क्वांटिटी बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि क्वांटिटी के बढ़ने के कारण, समझिए कारण यहाँ क्वांटिटी है, वहां क्या था? प्राइस था। तो अगर कारण बोलेगा प्राइस तब तो ठीक है लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन अगर बोल दिया कि क्वांटिटी है तब लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा चल रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका औकात बढ़ गया था, और जैसे ही हम लोग का इनकम लेवल बढ़ता है ना, हम लोग ज्यादा डिमांड करने लगते हैं और चीजों का दाम बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये नेचुरल है ना? किसी चीज का प्राइस कैसे बढ़ता है? हायर द डिमांड हायर द प्राइस। अब ज्यादातर लोग पहले डिमांड कर रहा था 50, अब बढ़ा के कर दिया 100। अब जैसे डिमांड बढ़ेगा, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। अब प्रोडक्शन जो करेगा प्रोड्यूसर, मतलब वांट तो अनलिमिटेड है, नीड तो अनलिमिटेड है ना। हम लोग बहुत ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा खरीदना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। अभी जाकर देखिए, कोई भी गाड़ी बुकिंग कराने जाएगा ना तो 2 साल 3 साल का, मतलब 2 साल तो मिनिमम ले रहा है, 1.5 साल 2 साल। सेमीकंडक्टर का इशू हो गया, ताइवान से भेज नहीं रहा है, उधर अलगे चल रहा है लड़ाई यूक्रेन में। कहने मतलब क्या हुआ कि जब डिमांड बढ़ता है, क्यों बढ़ा? क्योंकि आपका इनकम बढ़ गया था, और इनकम के बढ़ने के कारण जाहिर बात आपका डिमांड बढ़ेगा, जो कि बढ़ भी रहा है। पहले जो इनकम बढ़ने के कारण पहले जो इंटरसेप्ट आ रहा था 185 में, अब कहां आ रहा था? 225 में। तो आपका डिमांड बढ़ गया था क्योंकि आपका इनकम बढ़ गया था, कैपेसिटी बढ़ गया था। और जैसे ही आपका कैपेसिटी बढ़ा, प्रोड्यूसर को समझ में आ गया कि क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और उसको बनाना उतना ही है जितना बना सकता है, कैपेसिटी उतना ही है ना। तो अगर किसी चीज का कमी होता है मार्केट में और डिमांड बढ़ जाता है, तो व्यवहारिक रूप से क्या होता है? प्राइस बढ़ जाता है ना। अभी वेंडर मार्केट में प्राइस कम है, क्यों कम है? क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पर खाली बोल रहे हैं कि अगर जिस दिन वहां पे चारों तरफ शॉर्टेज हो जाए मार्केट में, जैसा भी आप मोराबादी मार्केट ग्राउंड का देख लीजिए ना, जब तक मोराबादी ग्राउंड था तब तक बाकी लोग क्या लेता था? प्राइस उन लोग हिसाब से करता था, वो लोग कम करता था तो इन लोग भी कम कर देता था। अब पूरा मार्केट ही बंद हो गया। अब इन लोगों चाउमीन, जो घटिया से घटिया चाउमीन जिसके पास कोई जाता नहीं था, उसके पास भी प्राइस उन्होंने बढ़ा दिया, क्योंकि क्या हो गया कि वहां पे लोग है ही नहीं, सप्लायर लोग है ही नहीं। देखिए होता क्या है कि जब भी क्वांटिटी बढ़ता है, हम लोग का डिमांड बढ़ता है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या करता है? बढ़ जाता है, और ड्यू टू अदर फैक्टर। यहां तो ठीक है, आज यहीं पे छोड़ देते हैं। कंफ्यूजन अगर हुआ होगा तो कल फिर दूर करेंगे, हालांकि होना नहीं चाहिए। थैंक यू सर।